तो डीएनए का फुल फॉर्म है दैट इज द डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए तो देखिए अब एक न्यूक्लिक एसिड क्या चीज होती है। तो सवाल है कि न्यूक्लिक एसिड क्या चीज है। तो मैंने कहा कि एसिड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो जो एसिड न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उस एसिड को आपने क्या नाम दिया? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फिर मैंने कहा कि इट इज ऑफ टू टाइप्स, यानी न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप का है? टू टाइप। दैट इज टू टाइप। तो एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप का है? टू टाइप। टू टाइप्स का। तो मैंने कहा कि एक शख्स था जिसका नाम था एफ मिशलर। ठीक है, एफ मिशलर ने क्या किया कि एक पस सेल लिया। कौन सा सेल लिया? पस सेल का मतलब हुआ कि आपने देखा होगा जो चोट वोट लग जाती है तो पस हो जाता है ना। इन्होंने ये सेल लिया पस सेल, और पस सेल के अंदर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसमें डाली बेसिक डाई। कौन सी डाई डाली? हाँ जी, बेसिक डाई। बेसिक डाई किसको कलर करेगी? एसिड। तो बेसिक डाई कलर करेगी किसी एसिड को। और इन्होंने पाया कि इसके अंदर कोई चीज कलर्ड हो गई है, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गई है? कलर्ड हो गई है। और इन्होंने कहा कि डेफिनेट बात है कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ एसिड मौजूद है, और फिर इन्होंने इसका नाम दे दिया दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिनिक एसिड। क्या नाम दिया इन्होंने? न्यूक्लिनिक एसिड। लेकिन बाद में ये न्यूक्लिनिक एसिड जो था वो न्यूक्लिक एसिड में चेंज हुआ बाय अल्टमैन से। अल्टमैन ने ये नाम दिया था। ठीक है या नहीं है? ठीक है। ओके, चलिए यहां तक बातें समझ में आ गई? नहीं आई है? सर एक बार बता दीजिए। इसके बाद मैंने कहा कि न्यूक्लिक एसिड is made up of लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियस। लॉन्ग चेन ऑफ क्या है? न्यूक्लियोटाइड। दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड। ये बात याद रखिए, न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसोम में फर्क है। तो न्यूक्लिक एसिड किसका बना हुआ है ये बताइए? न्यूक्लियोटाइड। लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं आपसे पूछूं कि डीएनए किसका बना है तो जवाब क्या है? हाँ जी, लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ऑब्वियस बात है कि डीएनए हो या आरएनए हो ये न्यूक्लियोटाइड के बने हुए हैं। यानी डीएनए हो या आरएनए हो किसके बने हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के बने हुए हैं। क्लियर है ये बात? अच्छा, चलिए ये बात हुई, न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब आता है सवाल कि आखिर न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है। हाँ जी, न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है? तो न्यूक्लियोटाइड बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। हाँ, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, बेसिक यूनिट। तो मैंने कहा कि इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स।
इसके अंदर कितने पार्ट्स होंगे? न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है, पहला पार्ट होगा दैट इज पेंटोज 5 शुगर। कार्बन शुगर। एक कंपोनेंट क्या है? 5 कार्बन शुगर। और 5 कार्बन शुगर हो सकता है राइबोज शुगर हो। क्या हो सकता है? राइबोज शुगर। राइबोज शुगर और या राइबोज शुगर ना हो तो डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोज शुगर हो। राइबोज तो मैंने कहा कि 5 कार्बन शुगर जो है वो कितने टाइप की है? 2 टाइप की। कौन कौन सी है? 2 टाइप राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर मिलेगी आपको आरएनए में और डीऑक्सी राइबोज शुगर आपको मिलेगी डीएनए में। तो पहली चीज, न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए एक तो ये चीज चाहिए। दूसरी चीज है दैट इज अ नाइट्रोजनस बेस। दूसरी चीज क्या है? दैट इज नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस कितने तरीके के हैं? 2 2 टाइप्स। चलिए फिलहाल मैंने डायरेक्टली इसको 5 टाइप के कर दिया है। तो एक है एडनीन, ठीक है। दूसरा क्या है? गुआनिन, ग्वानिन। फिर है थायमीन, साइटोसिन, देन थायमीन थायमीन है यूरासिल और यूरासिल है। ठीक है, इन तीनों की बात करें, एडनीन ग्वानिन साइटोसिन की बात करें तो ये तीनों जो है दोनों में मौजूद होगी। किसके अंदर? दैट इज डीएनए में भी एंड आरएनए में भी। आरएनए कौन में कौन मिलेगा डीएनए और आरएनए में? एडनिन ग्वानिन एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडनीन ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, थायमीन की बात करें तो ये सिर्फ डीएनए में मिलेगा। थायमीन किस में मिलेगा? डीएस। डीएनए में और यूरासिल यूरासिल सिर्फ किस में मिलेगा? आरएनए तो यूरासिल मिलेगा आपको आरएनए में। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? नहीं यस है? सर। और तीसरा वाला कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप। दैट इज फॉस्फेट। तो फिलहाल ये मैंने एक छोटा सा एक हाइपोथेटिकल या एक थोड़ा सा आइडिया आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो ये फिलहाल राइबोज शुगर है। क्या है? हाँ जी, राइबोज राइबोस शुगर है ये। शुगर। और राइबोज शुगर पर यहाँ पर मैंने दिखा दिया कि ये लगा है एडनीन और यहाँ पे ये लगा है फॉस्फेट। तो ये क्या स्ट्रक्चर क्या बन गया बताइए? न्यूक्लियोटाइड ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? नहीं है? बताइए जल्दी से। यस सर। यस सर। ओके, एक और स्ट्रक्चर होता है दैट इज न्यूक्लियोसाइड। एक चीज और इसमें रह गया, ये भी देख लीजिए। मैंने कहा कि अगर मैं इन दोनों की बात करूं, हाँ जी, ये दोनों कौन कौन है? एडेनिन, गुआनिन। एडनिन और ग्वानिन इनके नाम के आखिर में अगर देखा जाए तो क्या लगा हुआ है? ये क्या लगा आई। है? 9 लिखा है? 9 नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये दोनों किसके टाइप में? यूरिन प्यूरिन। प्यूरीन के। तो प्यूरीन कितने मेंबर का होता है? 9 मेंबर। 2 तो ये होता है 9 मेंबर मेंबर का। और इनकी बात करें, ये वाले, ये 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 है
पायरिमिडीन, Pyrimidine. दैट इज पायरिमिडीन है ये। और पायरिमिडीन कितने मेंबर का है? 6 members. Six पायरिमिडीन कितने member. मेंबर का है? 6 member. दैट इज 6 मेंबर का है। तो प्यूरिन हो गया, पायरिमिडीन। तो मुझे ये बताइए कि प्यूरिन में कौन कौन आएगा? Adenine और guanine. Guanine. एक आएगा एडनिन और एक आ जाएगा गुआनिन, ठीक है। और पायरामिडीन में कौन कौन आ जाएगा? Cytosine, thymine, uracil. Thymine और साइटोसिन, uracil. थायमिन Thymine एंड uracil. यूरासिल। So what is purine and pyrimidine? प्यूरिन एंड पायरामिडीन क्या है? तो एक्चुअल में ये एक तरीके का, बस ये समझ लीजिए, ये फैमिलीज हैं। ये क्या है? फैमिली ऑफ नाइट्रोजनस बेस। यानी अगर देखा जाए तो इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है। लेकिन अगर कोई ऐसा बेस है, नाइट्रोजनस बेस, जिसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर लगा है, देखिएगा जरा, कोने काउंट करिए इसके कितने? 9. 9 है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है तो ये प्यूरिन कहलाता है। तो अगर देखा जाए तो एडनिन में भी इस तरीके का स्ट्रक्चर लगा हुआ है और ग्वानिन में भी इस तरीके का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। तो जब दोनों के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? ये दोनों बेसिकली प्यूरिन है। और अगर पायरामिडीन के अंदर देखेंगे तो पायरामिडीन में इस तरीके का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। और जब इस तरीके का स्ट्रक्चर लगा हुआ है तो क्या प्यूरिन और पायरामिडीन में क्या फर्क नजर आ रहा है? बताइए जल्दी से। Structures. Structure different. स्ट्रक्चर में फर्क है। इसके अंदर 9 है और इसके अंदर 6 है, देख लीजिए। और जिनके अंदर अगर मैं पूछूं कि एडनिन के अंदर 9 मेंबर का स्ट्रक्चर होगा या 6 का होगा, तो जवाब क्या है? 9. 9. 9 members. अच्छा, ग्वानिन के अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर है? 9 का या 6 का? 9. 9 का। अच्छा, साइटोसिन के अंदर, थायमीन के अंदर, यूरासिल के अंदर 6. 6 का स्ट्रक्चर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? Yes. और Yes. इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है। देखो इसमें नाइट्रोजन, ये रहा, ये रहा नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है। इसमें ये रहा नाइट्रोजन, इसमें ये रहा कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। Yes. इसके बाद मैंने कहा कि अगर बात करें हम न्यूक्लियोसाइड की, अभी हमने किसकी बात करी थी? Nucleotide. न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें थी? 8 parts. दैट इज 3 पार्ट्स। न्यूक्लियोसाइड के अंदर हैं 2 पार्ट्स। न्यूक्लियोसाइड के अंदर कितने पार्ट्स हैं? 2 2 parts. पार्ट्स हैं। तो फॉस्फेट नहीं होगा सिर्फ, ठीक है। कौन कौन होगा? Pentose 5 sugar कार्बन और शुगर होगी, नाइट्रोजन और क्या होगा? nitrogenous. नाइट्रोजनस बेस होगा। दैट इज नाइट्रोजनस बेस होगा। क्लियर? न्यूक्लियोसाइड के अंदर। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये है बेसिकली डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, और यहां पर मैंने कह दिया कि दिस इज साइटोसिन। तो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या मौजूद है बताइए? So 5 carbon sugar और nitrogenous base. और जब ये दो चीजें मिलेंगी तो क्या बन जाएगा? Nucleoside. न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। और अगर इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर मैंने फॉस्फेट भी जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? Nucleotide. Nucleotide. न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्या ये बात सही है या नहीं है? सही है. बताइए।
तो मैंने कहा कि अगर देखा जाए, देखिए ध्यान से देखिएगा इस बात को, मैंने कहा कि 5 कार्बन शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस क्या मिलकर बनेंगे? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। तो ये बना देगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड के साथ में अगर फॉस्फेट और जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? न्यूक्लियोटाइड। phosphate, तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। nucleotide, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फिर मैंने कहा कि न्यूक्लियोटाइड इनटू एन, एन का मतलब क्या हुआ? बहुत Many. सारे। हाँ, दैट इज अ मैनी कर दे। तो ये क्या बना देगा? न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे जुड़ेंगे तो क्या बना देगा? जेनेटिक डीएनए, आरएनए। तो ये बना सकता है डीएनए न्यूक्लिक या फिर आरएनए। आप इन दोनों को एक साथ मिला के क्या कहते थे? एसिड। genetic material, तो दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड। ये बात याद रखिए, आरएनए इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल सिर्फ डीएनए है, आरएनए नहीं है। कुछ बातें यहां तक समझ में आ गई? आगे बढ़ जाओ। यस Yes, sir. सर। हाँ, इसके बाद मैंने कहा कि अब जरा हम दोनों में फर्क देख लेते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंसेस है दोनों में। तो इस तरफ मैंने लिखा है डीएनए, इस तरफ मैंने लिख दिया दैट इज एन आरएनए। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि डीएनए जो है क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल है। तो ये मैंने कहा कि इट इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। क्या ये बात सही है? हाँ जी। यस सर। अच्छा, ये मैंने कहा कि डबल स्टैंडर्ड होगा। कैसा होगा? double stranded, डबल स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कि ये इस तरीके का होगा, ऐसे होगा, लैडर लाइक। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड हो गया। ये कैसा होगा? तो ये होगा single stranded, सिंगल स्टैंडर्ड। क्या ये बात सही है? नहीं है? अच्छा, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, कहां पर प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस में। और ये मैंने कहा कि प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सही है, दैट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस और प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सही है। ये सिंगल टाइप का होगा, ये आरएनए 3 टाइप्स का three होगा। types, Yes, तो sir. एक होगा tRNA, आर आरएनए, एक होगा टी mRNA, आरएनए tRNA. और एक होगा एम आरएनए। mRNA, तो आरएनए कितने टाइप का है? 3 टाइप का। कौन कौन सा? rRNA, टी आर आर आरएनए का नाम है राइबोसोमल आरएनए। आर आरएनए का क्या नाम है? राइबोसोम। और टी आरएनए का क्या नाम है? दैट इज अ transfer, ट्रांसफर आरएनए। एम आरएनए का क्या नाम है? messenger RNA, मैसेंजर आरएनए। RNA. क्या ये बात सही है?
हाँ जी, ऐसा ओके। Okay. मैंने कहा कि यहाँ पर कौन सी शुगर प्रेजेंट थी डीएनए में, जरा याद करिए जल्दी से। Deoxyribonucleic राइबो शुगर। दैट इज अ डीऑक्सी राइबो शुगर, ठीक है। यहाँ पर कौन सी थी? ribo राइबो शुगर Ribose. राइबोस। और क्या फर्क है डीएनए और आरएनए में? DNA स्टेबल है, RNA अनस्टेबल। ठीक है, ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। और क्या फर्क है? हाँ जी, फिर एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन तो यहाँ पर थायमीन प्रेजेंट होगा और आरएनए यहाँ में पर यूरासिल होगा। एक और चीज जो अभी इन्होंने बताया कि क्या क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ होगा एडनीन, गुआनीन, थायमीन एंड साइटोसिन साइटोसिन, ये साइटोसिन होगा। यहाँ पे क्या क्या होगा आरएनए में? एडेनिन गुआनिन एडेनिन गुआनिन यूरासिल एडनीन, साइटोसिन यूरासिल गुआनीन, एंड साइटोसिन यूरासिल एंड साइटोसिन साइटोसिन, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, Yes, sir. सबने कर लिया। Yes, sir. चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पर। इस पर दैट इज एन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें तो ये दिया था, दैट इज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक वॉटसन एंड क्रिक। क्रिक वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक What's ने। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसा स्ट्रक्चर है? double helical structure? दैट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो मैंने कहा इसमें कितने स्टैंड होते हैं? दैट इज 2 स्टैंडर्ड होता है इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी 2 स्टैंड होंगे लेकिन दोनों स्टैंड का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। तो ये कहलाते हैं एंटी पैरेलल एंटी पैरेलल। क्या कहलाते हैं? एंटी पैरेलल। सर ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है? हाँ जी, सर ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है? दिखाते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, अब दो तुम निकाल दो। हाँ, तो मैंने कहा कि इस तरीके का स्टैंड होगा ये, कि एक स्टैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम से चला तो ये एंड हुआ 3 प्राइम पर, दूसरा स्टैंड 3 प्राइम से चला तो 5 प्राइम पर। तो क्या ये दोनों का डायरेक्शन सेम है? हाँ जी, बताइए जरा। नहीं। नो नो सर. सर। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या है ये? एंटी हाँ, पैरेलल. एंटी पैरेलल है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो जब इस डीएनए को देखेंगे तो ये डीएनए ऐसे 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 नजर आ रहा है, समझ रहे हैं? तो इसको कहते हैं आप हेलिकल। क्या कहते हैं इसको आप? दैट इज हेलिकल। तो मैंने कहा कि ये हेलिक्स की फॉर्म में नहीं कॉइल हो रहा है। हाँ जी, हेलिक्स की फॉर्म में कॉइल नहीं हो रहा है, बताइए। और 2 स्टैंड में नहीं है ये, देखिए ऐसे 2 Yes. स्टैंड में नहीं है, देखिए जरा, है या नहीं है? तो जब 2 स्टैंड है तो इसीलिए नाम दिया इसका डबल,
और ये कॉइल्ड हो रहा है हेलिक्स की फॉर्म में, स्पाइरली कॉइल्ड है, स्पाइरली कॉइल्ड है, तो दिस इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब है स्पाइरली कॉइल्ड। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, बताइए। sir. ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को दिया किसने था? वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। मैंने कहा कि ये है, यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर मान लेते हैं ग्वानिन है, यहाँ पर मान लेते हैं साइटोसिन है, यहाँ पर मान लेते हैं थाइमीन है, ये ग्वानिन है, ये एडेनिन है। तो मैंने कहा कि ए के सामने हमेशा, एडेनिन के सामने हमेशा क्या आएगा? थाइमीन। तो आएगा थाइमीन। और साइटोसिन के सामने हमेशा क्या आएगा? Guanine. ग्वानिन। तो ग्वानिन। ए के सामने कौन आया? थाइमीन। थाइमीन। थाइमीन के सामने कौन आएगा? एडनिन। एडनिन। एडेनिन। साइटोसिन के सामने? गुआनिन। ग्वानिन के सामने? साइटोसिन। साइटोसिन। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इसको याद रखने का तरीका है, दैट इज आया था चला गया। चला गया। ठीक है, दैट इज आया था चला गया। तो ए के सामने क्या आया? टी। Thymine. थाइमीन। और सी के सामने क्या आया? Guanine. तो दैट इज, इस ए के सामने बताइए क्या आएगा? Thymine. दैट इज थाइमीन। ग्वानिन के सामने? Cytosine. साइटोसिन। Cytosine. साइटोसिन के सामने? Guanine. ग्वानिन के सामने? Cytosine. साइटोसिन। थाइमीन के Cytosine. सामने? एडनिन। एडेनिन के सामने? Adenine. थाइमीन। Thymine. थाइमीन। क्लियर है? यहां Yes, से sir. यहां तक देखें तो ये वन स्पाइरल है। कितना स्पाइरल है? One. वन स्पाइरल है। इसी तरह यहां से लेकर यहां तक देखें तो कितना स्पाइरल है? वन स्पाइरल। वन। इसी तरह यहां से यहां तक देखें तो वन स्पाइरल। यहां से यहां तक देखें तो वन स्पाइरल। यहां से यहां तक देखें तो वन स्पाइरल। तो ये ऐसे एक एक स्पाइरल दिखाई दे रहे हैं नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो ये सब वन वन स्पाइरल्स हैं। क्लियर है ये बात? Yes, sir. ओके। तो मैंने कहा कि यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखें तो ये क्या है? कितना स्पाइरल है? वन स्पाइरल। वन स्पाइरल। वन स्पाइरल का जो साइज है वो है 3.4 3.4 नैनोमीटर का। nanometer. कितना साइज है? 3.9 दैट इज 3.4 नैनोमीटर का साइज है। ठीक है। अच्छा, 3.4 नैनोमीटर का साइज है। अच्छा, एक स्पाइरल के अंदर अगर देखेंगे तो 10 बेस पेयर्स हैं। बेस पीस। कितने बेस पेयर्स हैं? 10। तो ये है बेसिकली बेस पेयर्स। क्या है ये? बेस पेयर्स। तो these are the base pairs. दिखाई दे रहे? तो एक स्पाइरल का साइज कितना है? 3.4 नैनोमीटर। 3.4. और एक स्पाइरल में कितने बेस पेयर हैं? 10. 10. आप ये देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है ए, तो उसके सामने था टी, ये लिखा है। ये लिखा है जी, उसके सामने क्या आ गया? दैट इज सी। इसी तरह सी है, उसके सामने लिखा है जी। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है? बेस पेयर। तो दैट इज अ बेस पेयर्स है। ठीक है, ये बेस पेयर्स हैं। बात यहां तक समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? Yes. अच्छा, एडेनिन और थाइमीन के बीच में कितना बॉन्ड आएगा बताइए जरा? ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड है। Double bond. क्या है? Double bond. तो हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड है ये। तो यहाँ पे देखें तो दिस इज अ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये?
डबल हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल हाइड्रोजन, ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन, triple, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा होगा? triple, ट्रिपल तो हाइड्रोजन, एडनिन और थायमीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? डबल double, हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है? नहीं है? yes, जल्दी बताइए। clear sir, ओके, आगे बढ़ जाऊं? yes sir, ओके, अच्छा एक बात बताइए कि दो नेबरिंग, दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच में कितनी दूरी होगी? हाँ जी, 0.34 मीटर, इनके बीच में कितनी दूरी होगी? भाई एक स्पाइरल की बात करें तो एक स्पाइरल में ये ऐसे चल के फिर यहां तक आ गया, देख रहे हैं? ये ऐसे चल रहा, ऐसे चला और फिर ये यहां तक आ गया, तो एक स्पाइरल हो गया, नहीं हो गया? अब जब एक स्पाइरल हो गया तो एक स्पाइरल का मतलब हुआ कितने बेस पेयर चले? बेस पे 0.34 नैनोमीटर, तो दैट इज 10 बेस पेयर चले। 10 बेस पेयर का साइज कितना था? दैट इज 3.4 नैनोमीटर। तो मैं ये कह रहा हूं कि दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी? ये कितनी दूरी होगी? 0.34 नैनोमीटर, ये होगी 0.34 नैनोमीटर की दूरी। नैनोमीटर, ये होगी 0.34 नैनोमीटर। भाई सीधी सी बात है कि 0.34 इंटू 10 कितना हो जाएगा? दैट इज 3.4 नैनोमीटर। 3.4, देख लो जरा। तो इसका मतलब जो दो नेबरिंग बेस पेयर थे उनके बीच की दूरी कितनी है? दैट इज 0.34। 3-4, ठीक है, दैट इज 0.34 नैनोमीटर। बात यहाँ तक क्लियर हुई, नहीं हुई? यस सर, बताइए जल्दी से। yes sir, ठीक है, yes sir, अच्छा डीएनए का डायमीटर कितना होता है? 2 nanometer, दैट इज 2 नैनोमीटर। पहले ही बता दूं कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, यानी 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? 10 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो 2 नैनोमीटर कितना हो जाएगा? 20, 20, 20 20 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बात यहां तक समझ रहे हैं? दैट इज 2 नैनोमीटर का मतलब हो गया दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? बताइए। इसी तरह yes, यस सर, अगर मैं इस नैनोमीटर को चेंज करूं एंगस्ट्रॉम में तो कितना हो जाएगा? 34, दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक सभी चीजें समझ में आ रही हैं? बात नहीं आ रही है? बताइए। yes sir, यस सर, आ रही हैं sir, ओके, मैंने कहा कि ये मान लेते हैं दिस इज द डीएनए। ये क्या है? डीएनए, दैट इज डीएनए। ये 5 प्राइम है, ये कौन सी पोजीशन है? 5 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम। ये कौन सी पोजीशन है? दैट इज 3 प्राइम। 3 तो ये वाली कौन सी पोजीशन हो जाएगी? जल्दी बताइए। 3 prime, 3 3, प्राइम। ये 3 कौन सी हो प्राइम, जाएगी? 5 प्राइम, 5 5, 5 प्राइम। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक, ये वाला यहां से लेकर यहां तक जो डीएनए है, ये है डीएनए नहीं है? यस सर, बताइए। यस सर, इस डीएनए ने Yes. यहां से लेकर यहां तक के डीएनए ने क्या बनाया? RNA, दैट इज आरएनए। तो जितना डीएनए का पोर्शन आरएनए बना रहा है उसको आप कहते हैं जीन। उसको आप क्या कहते हैं? जी, जीन। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कि ये है बेसिकली जीन? और इस जीन बेसिकली क्या था? दैट इज डीएनए। और डीएनए ने किसको बनाया? RNA, आरएनए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप? transcription, ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे आप? दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। transcription, और आरएनए ने उस, तो मैंने कहा कि डीएनए से क्या बना था फिर? आरएनए। इस protein, प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया?
ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से बना प्रोटीन, क्या बना? प्रोटीन Protein. दैट इज प्रोटीन। इस प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया? ट्रांसलेशन Translation. दैट इज ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो डीएनए से क्या बना था आरएनए और आरएनए से क्या बना था? Protein. प्रोटीन। और डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन Transcription. दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना Translation. ट्रांसलेशन। दैट इज ट्रांसलेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर हाँ जी, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अच्छा ये बातें हो गई, ये बात हो गई। अच्छा, फिर आती है बात क्रोमोसोम की। ये मैंने बताया था क्रोमोसोम पहले? अच्छा, तो क्रोमोसोम किस किस से बना हुआ है? तो दैट इज कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड एंड हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन। ऑक्टामर और प्रोटीन भी कौन सा है ये वाला? हिस्टोन ऑफ तो दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। तो मुझे ये बताइए कि क्रोमोसोम किस किस चीज से मिलकर बना है, बताइए। दैट इज डीएनए डीएनए एंड एंड हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन। समझ गए? Stone protein. तो एक्चुअल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने कहा कि ये है हिस्टोन ऑक्टामर। क्या है ये? हिस्टोन ऑफ और हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर ये कौन लिपटा हुआ है? दैट डीएनए इज डीएनए। डीएनए। अब अगर देखा जाए तो इस तरीके का ये एक न्यूक्लियोसोम है। वो ये इस स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, जरा बताइए। हाँ जी, न्यूक्लियोसोम नहीं मैंने कहा कि इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें डीएनए और मौजूद हैं। हिस्टोन ऑक्टामर दैट इज डीएनए डीएनए और DNA हिस्टोन है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन कह लीजिए आप। दैट इज डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन ठीक है, इतना ही समझ लीजिए। तो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या लगा हुआ है, अब बताइए जरा। DNA. DNA. Stone protein. हिस्टोन प्रोटीन। और ये दोनों चीजें जब लग जाती हैं तो इसको क्या कहते हैं आप? Nucleosome. Nucleus. न्यूक्लियोसोम। जरा न्यूक्लियोसोम। देखिए, ये एक न्यूक्लियोसोम लगा है, ये न्यूक्लियोसोम लगा है, ये लगा है न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम। तो ये बताइए कि ये न्यूक्लियोसोम लगे हैं बहुत सारे, नहीं लगे हैं, बताइए। Yes, हाँ जी, sir. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। क्या ये बात सही है? यस सर। और लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम को हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। क्रोमैटिन का मतलब हुआ कि ये क्या है? दिस इज द थ्रेड लाइक थ्रेड स्ट्रक्चर। लाइक। रेड लाइक दिस इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है ये बात, नहीं है? हाँ जी। यस सर। इसके बाद अगर दिखाया जाए तो ये मैंने कहा कि अगर आप इसको देखें तो ये स्ट्रक्चर कहला रहा है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है? क्रोमोसोम। और अगर Chromosome. देखा जाए तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो ऐसे इसमें कॉइल्ड है, इस तरीके से इसमें कॉइल्ड है, दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखा जाए तो ये ये जो मैं डॉट दिखा रहा हूं ये क्या है डॉट? Nucleosome. तो दीज Nucleosome. ऑल आर न्यूक्लियोसोम्स। ये सब क्या है? हाँ जी, न्यूक्लियस। Nucleus. न्यूक्लियोसोम्स। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या थे? हाँ जी, क्या थे ये? दैट इज न्यूक्लियोसोम।
न्यूक्लियोसोम। कुछ बात समझ में आ रही है न्यूक्लियोसोम की? नहीं आ रही है? Yes. Yes, sir. सर तो मुझे ये बताइए कि क्रोमोसोम किस चीज का बना हुआ है? डीएनए हिस्टोन Sub प्रोटीन। DNA and histone protein. ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्रोमोसोम या फिर क्रोमैटिन या फिर न्यूक्लियोसोम किसका बना हुआ है? DNA और histone protein. DNA and histone protein. तो दैट इज डीएनए एंड प्रोटीन मैंने लिखा है, Histone protein. और डीएनए एंड प्रोटीन लिखा है। डीएनए एंड प्रोटीन, प्रोटीन कौन सा हो जाएगा इसमें? Histone. Histone. प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। क्या ये बात सही है? यस सर। Yes. अच्छा, डीएनए एंड प्रोटीन जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसोम। दैट इज न्यूक्लियोसोम। Nucleosome. और न्यूक्लियोसोम जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? Chromatin. क्रोमेट। और क्रोमैटिन जब क्रोमैटिन। शेप ले लेगा तो क्या बनाएगा? Chromosome. तो बनाएगा क्रोमोसोम। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? Yes. बताइए, Yes, sir. Clear. यस सर। जल्दी से बताइए कि डीएनए और प्रोटीन जब आपस में असेंबल हुए, जुड़े, तो क्या बनाया? न्यूक्लियोसोम। Nucleosome. और न्यूक्लियोसोम जब आपस में जुड़े तो क्या बनाया? Chromatin. और क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जब आपस में जुड़े तो क्या बनाया? Chromosome. क्रोमोसोम। Shape change of chromosome. अच्छा, क्रोमैटिन कैसा हुआ करता था, जरा याद करिए। Like Long Thread chain like- of nucleosome. दैट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम। सही बात है। और शक्ल कैसी थी इसकी दिखने में? Thread-like of structure. थ्रेड लाइक। अच्छा, इसकी शक्ल कैसी थी? ये था बीड लाइक। बीड जानते हैं किसे Bead-like. कहते हैं? मोती को। Moti. Yes, sir. ठीक है, ये बीड के जैसा है। और ये इसके पास अगर देखा जाए तो प्रॉपर शेप है इसके पास। किसके पास प्रॉपर शेप है? हाँ जी, दैट इज क्रोमोसोम के पास। यहां तक बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही? Yes, sir. ओके, यस। अब बात करते हैं अब हम लोग कि मैंने कहा कि इन प्रोकैरियोटिक सेल only one chromosome is present। क्या मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे? वन। वन। while in eukaryotic cell many chromosomes are present। many chromosomes are present। क्या ये बात सही है? Yes, sir. हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गई बात? नहीं हुई? Yes, sir. अच्छा, मैंने कहा कि इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज एब्सेंट। क्या है? बट न्यूक्लियस एब्सेंट। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। क्या मतलब है इसका? सेल चैप्टर। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या चीज एब्सेंट है? न्यूक्लियस। Sir, और क्या nucleus चीज prokaryotic प्रेजेंट में है? true nucleus नहीं है. Nucleoid. दैट इज न्यूक्लियोइड। अब एक इंपॉर्टेंट बात और सुन लीजिए कि यहां जो मैंने आपको ये बताया था ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, तो जरा ये बताइए कि डीएनए कहां पे प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म में? Sir, nucleus के अंदर. Sir, nucleus तो में. इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन किस जगह पर होगा? Nucleus में होगा sir. तो ट्रांसक्रिप्शन Nucleus. किस जगह पर होगा? दैट इज न्यूक्लियस में। और ट्रांसलेशन होगा साइटोप्लाज्म में। Cytoplasm. और ट्रांसलेशन कहां पर होगा?
Cytoplasm. दैट इज Cytoplasm. साइटोप्लाज्म में। यहां तक क्लियर है बात? यानी ट्रांसक्रिप्शन किस जगह हो रहा है? Nucleus. न्यूक्लियस में। ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है? Cytoplasm. Cytoplasm. साइटोप्लाज्म में। क्लियर है ये बात? नहीं है? Yes, sir. अच्छा, ये बात हो गई, ये बात हुई। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस था? नहीं था। No, sir. नहीं था। क्या चीज प्रेजेंट था? Nucleoid. Nucleoid. न्यूक्लियोइड। तो मैंने कहा सो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन both takes place in cytoplasm। यानी दोनों कहां पर होगा? Cytoplasm. दोनों होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या ये बात समझ में आ रही है कि दोनों कहां पर होंगे? दैट इज साइटोप्लाज्म में। ये बात क्लियर है नहीं है? Yes, sir. अच्छा, Yes. ये बताइए कि न्यूक्लियोइड के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, जरा बताइए। 1 chromosome. So same One like chromosome. 1 क्रोमोसोम होगा न्यूक्लियोइड के अंदर। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई आप लोगों को? रह गया कुछ? Yes. हो गया। हाँ जी, बताइए जल्दी से। हो गया। सारी चीजें हो गई कंप्लीट? कहीं से कुछ पूछना है इनसे? कहीं से कुछ पूछना है? बताइए। सर आपने ऊपर फर्स्ट सेल से क्या समझाया था, तब नेटवर्क हट गया था। क्या चीज बोल रही हैं? कौन सी वाली स्लाइड पर? फिर आपने ऊपर पस सेल करके कुछ बताया था न्यूक्लियोटाइड्स में, तब हट गया था फर्स्ट मेरा सेल वाला। कनेक्शन। ओके ओके ओके। देखिए ऐसा था कि मैंने पूछा था कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या चीज है। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली एक ऐसा एसिड है जो किसके अंदर मौजूद होता है? हाँ जी, न्यूक्लिक एसिड कौन सा एसिड है? एक ऐसा एसिड है जो किसमें प्रेजेंट है? दैट इज न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये बात सही है या नहीं है? तो मैंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। एक है डीएनए और 2 एक है types. आरएनए। तो RNA. न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप का है? 2. कौन कौन सा? DNA. DNA और RNA. डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड कहते किसको है? Acid present Acid inside. present. यानी एसिड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। क्लियर है ये बात? अच्छा, न्यूक्लिक एसिड बना किस चीज का होता है? Long chain of Long chain of nucleotides. nucleotides. दैट इज लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है ये बात? Nucleotide. अच्छा, फिर मैंने कहा कि इस डीएनए और आरएनए में से जेनेटिक मटेरियल कौन होगा? डीएनए या आरएनए? DNA. तो दैट इज डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। क्या ये बात सही है? नहीं है? फिर Yes. मेरा सवाल ये था कि आखिर जेनेटिक मटेरियल कहते किसको हैं? तो क्या जवाब है? जेनेटिक मटेरियल किसको कहते हैं? तो जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहा है। यानी जो पेरेंट से किस में ले जा रहा है? इंफॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग में। तो इस मटेरियल को आप क्या कह रहे हैं? दैट इज हैं? डीएनए कोई जेनेटिक मटेरियल के होते हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहा है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। समझ रहे हैं? पेरेंट से, ये जो पेरेंट ऑफस्प्रिंग में जो मटेरियल दे रहे हैं, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट के जैसा ही है। मैंने कहा कि एक ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट के जैसा है, वो इसलिए है क्योंकि पेरेंट ने उस ऑफस्प्रिंग को क्या दिया है? डीएनए। और जैसा डीएनए होगा वैसे ही कैरेक्टर्स आएंगे, उसी तरीके के कैरेक्टर्स आएंगे। तो जब पेरेंट ने ऑफस्प्रिंग को डीएनए दिया, तो डीएनए ने जब एक्सप्रेस किया तो वो ऑफस्प्रिंग भी अपने पेरेंट के जैसा ही नजर आया। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल का मतलब द मटेरियल विच ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग।
तो यानी एक ऐसा मटेरियल जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है, किससे, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर रहा है, दैट मटेरियल इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, जेनेटिक बताइए। और जेनेटिक मटेरियल कहते किसको हैं हम, दैट इज डीएनए को। जेनेटिक मटेरियल किसको कह रहे हैं हम, दैट इज डीएनए को। अच्छा ये बताइए कि न्यूक्लिक एसिड किसको कहते थे, सर एसिड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किसने किया था, तो यहां पर डिस्कवर की बात कर लेते हैं, समझ रहे हैं, यहां पर डिस्कवर की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि यह है बेसिकली पस सेल। कौन सा सेल है ये, पस सेल। पस सेल। पस सेल के अंदर एक शख्स था जिसका नाम था फ्रेडरिक Pus cell. मिशलर। क्या नाम था, फ्रेडरिक मिशलर नाम का एक शख्स था। इस शख्स ने क्या किया, इस साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसने इस पस सेल के अंदर बेसिक डाई डाली। कौन सी डाई डाली है इसमें, बेसिक डाई डाली। जब बेसिक डाई डाली तो बेसिक डाई हमेशा कलर करेगी किसी एसिड को। बेसिक डाई हमेशा किसको कलर करेगी, एसिड को। एसिड को कलर करेगी। क्या ये बात सही है या नहीं है, तो सही है सर। ठीक है। तो इन्होंने ये देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज है जो कलर्ड हो गई है। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया है, कोई चीज है जो कलर्ड हो गई है, समझ रहे हैं। और जो चीज कलर्ड हुई है उसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिनिक एसिड। इन्होंने क्या नाम दिया उसका, दैट इज न्यूक्लिनिक एसिड। न्यूक्लिनिक एसिड। न्यूक्लिनिक का मतलब क्या था, तो इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। न्यूक्लिन का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और एसिड मौजूद था तो इन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लिनिक एसिड। कुछ बात क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी बताइए। Yes, न्यूक्लिनिक एसिड। लेकिन बाद में न्यूक्लिनिक एसिड किस में चेंज हुआ, किस वर्ड में चेंज हो गया, न्यूक्लिक एसिड। और इसको चेंज किसने किया, दैट इज एन अल्टमैन ने। किसने चेंज किया है, अल्टमैन ने। अब कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, यस सर। समझ गए, यहां तक कंप्लीट हो गया। यस सर। ओके, ये बताइए कि तो ये बताइए कि डीएनए कैसा है, स्टेबल, आरएनए कैसा है, अनस्टेबल। अनस्टेबल। तो डीएनए स्टेबल से क्या मतलब है, नॉन नॉन रिएक्टिव है। और आरएनए कैसा है, रिएक्टिव। रिएक्टिव है। तो ऑब्वियस बात है कि जिसको इंफॉर्मेशन ले जानी है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, अगर मान लेते हैं वो गलती से किसी से रिएक्ट कर गया तो वो तो खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा खराब, और इंफॉर्मेशन अगले जनरेशन में जा नहीं पाएगी। तो इसीलिए डीएनए को स्टेबल होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं, डीएनए को स्टेबल होना बहुत जरूरी है। और आरएनए जो था, आरएनए जो कैसा था, अनस्टेबल। इस वजह से वो आसानी से क्या कर जाता था, रिएक्ट कर जाता था। लेकिन ये अनस्टेबिलिटी की वजह क्या है, तो एक अनस्टेबिलिटी की वजह यूरासिल का होना है। यूरासिल अनस्टेबल होता है। इसी तरह राइबोज शुगर भी अनस्टेबल होती है। तो जब ये अनस्टेबल हैं, ये राइबोज शुगर भी कैसा है, अनस्टेबल, ठीक है। और यूरासिल भी कैसा है, अनस्टेबल। तो जब ये अनस्टेबल है, राइबोज शुगर और यूरासिल अनस्टेबल हैं, इस वजह से आरएनए कैसा है, अनस्टेबल। और अगर आप डीएनए की बात करें तो डीएनए कैसा है, स्टेबल। इसकी वजह क्या है, वहां पर डीऑक्सीराइबोज शुगर है और थायमीन है, ये दोनों स्टेबल है। ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। नहीं आई अभी बात समझ, सर आ गई। और कुछ है, सर कोहेसिन प्रोटीन का काम क्या है सर?